चलो तो हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि लास्ट पीरियड में हमने देखा था एरर एक्यूरेसी डेफिनेशन देखी थी उसमें, और दो टाइप के मेजरमेंट देखे थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन मेजर डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या है, हमारा दूसरा एक मेजरमेंट है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स में हमें पैरेलल मेथड देखना है जो आपकी बुक के अंदर है। तो देखिए कैसे होता है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि जो हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ टूल यूज किए जाते हैं। तो अगर मुझे मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो किस तरह से मेजर करना है, तो इसके लिए एक टूल है। तो वो पैरेललिक्स मेथड हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने देखा है कि ये मून है जिसकी डायमीटर कितनी है, डी है। अगर ये अर्थ है तो क्या है, यहाँ पे मैं टेलीस्कोप रखूंगा, यहाँ से एक डायमेट्रिक एंड पे फोकस करूंगा इसको, फिर उसको थोड़ा टिल्ट करके फिर यहाँ पे फोकस करूंगा, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, दैट इज सपोज थीटा। मैं मान लेता हूँ कि ये डी है। ये डी क्या रहेगी, देखो एंगल तो बहुत कम रहेगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप पूरे आंखों से आप जो मून दिखती है एकदम छोटा सा दिखता है अर्थ से, तो आप अगर शिफ्ट भी करोगे तो एंगल बहुत छोटा बनेगा, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। तो वी कैन से दिस टू लाइंस आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। हमने देखा है कि दो लाइन अगर बहुत लंबी दूरी तक जाती है तो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है, ठीक है। क्योंकि हमने ट्रेन की पटरी देखी है कि कुछ देर के बाद आपको मीट हुई हुई दिखेगी, लेकिन एक्चुअली है कैसी, वो पैरेलल। तो इसी तरह से हम इसको अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन वी कैन से दिस इज नथिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये होगा डायमीटर ऑफ द मून, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको मून, ये है हमारी अर्थ। अब देखिए क्या होगा, हमें पता है कि कोई अगर सर्कल है, सर्कल का कोई आर्क है सपोज, ये वाला पोर्शन, हम इसको दूर से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ध्यान में रखना। या फिर हम इसको सर्कल को कट कर देते हैं, जैसे देखिए ये सर्कल है, मैंने अगर इसका एकदम ये पोर्शन लिया तो थोड़ा कर्व दिखता है, लेकिन ये छोटा सा पोर्शन लिया तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हम मतलब अगर किसी कर्व पोर्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो सीधा लाइन दिखेगा, ऐसा ही ये है। एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस दिस इज वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो इस अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम अगर लगाते हैं तो हमें एक थ्योरम पता है, इसमें ज्योमेट्री में एक ऐसा सर्कल हम लेते हैं, और यहाँ पे अगर कोई आर्क है ये वाली, और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से और यहाँ से अगर ये एंगल थीटा बनाता है, ये हमारी आर है, और ये डीएस मतलब स्मॉल डीएस मतलब आर्क है सपोज। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, या फिर मैं एल लिख लेता हूँ, स्मॉल एल, ठीक है। तो ये वाला आर्क, ये वाली रेडियस और ये वाला थीटा, इनमें कुछ रिलेशन होता है, आपने टेंथ में पढ़ा है सर्कल में, पता है कुछ रिलेशन क्या होता है, आर एल एंड थीटा। नहीं नहीं, ये जो है ना आर, ये आर्क यल, और ये थीटा बनाया हुआ थीटा आर्क ने, इसमें कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, आर थीटा इज इक्वल टू यल होता है, ठीक है। रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क होगी। बात समझ में आई। देखिए मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है। ये सर्कल है आपके पास, सुनाई दे रहा है, मैं यहाँ पकड़ता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक आर्क है, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा, ये पाई बाय 2। मैं अगर लेता हूँ आर इंटू पाई बाय 2, ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, देख लो। टोटल कितना होता है, 2 पाई आर होता है लेंथ, टोटल सर्कल की लेंथ। अगर 1/4 पार लिया तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है सबको, ये सब। हाँ, तो 1/4 पार्ट लिया तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 4। तो 2 पाई आर बाय 4 की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आर बाय 2 आएगी। और ये देखिए पाई आर बाय 2 के बराबर आ गए, किसकी लेंथ, इतनी लेंथ। तो अगर ये पाई बाय 2 के लिए अप्लीकेबल, तो 180 के लिए भी अप्लीकेबल। इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो लेंथ कितनी निकलेगी, रेडियस इंटू एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 180। तो रेडियस इंटू 180 मतलब पाई, तो ये भी कितना होता है, आर पाई होता है। 2 पाई आर टोटल होता है तो आधा कितना होगा, पाई आर। तो ये अगर इसके लिए अप्लीकेबल है, मतलब कोई भी थीटा के लिए अप्लीकेबल होगा। मैं अगर मानता हूँ ये सर्कल है, तो यहाँ से अगर इतनी आर की लेंथ मुझे निकालनी है, और यहाँ पे एंगल सबटेंड थीटा हो रहा है, ये आर है, तो आर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। बस समझ में आई, ऐसा नो। तो यहाँ पे आगे जाते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर भी हम रिलेशन लगा सकते हैं। अब देखिए, ये अगर गोल हम घुमाते हैं इसको, तो ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया एंगल, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, डी आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या निकलेगी, स्मॉल डी बाय थीटा, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ मून एंड थीटा इज
एंगल सबटेंडेड at two diametric end and capital D is distance between मून एंड अर्थ। तो ये हो गए इसके पैरामीटर। तो ये देखिए एक डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, हमें क्या निकालना है, पहले थीटा निकालना है, फिर डायमीटर ऑफ द मून पता होनी चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि दूरी कितनी है। यहाँ पे डायरेक्ट कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि लगा दिया, नहीं, यहाँ पे पहले डेटा लेना पड़ेगा, डेटा के हिसाब से हमें कैलकुलेशन मिलेगा। इसीलिए कौन सी मेथड में जाती है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जाती है। जैसे देखिए मुझे अगर किसी टावर की हाइट मेजर करना है, दूसरी ट्रायंगुलर मेथड होती है, ट्रायंगुलर मेथड। तो अगर मुझे किसी अननोन टावर की हाइट मेजर करनी है, तो मैं तो स्केल लेके ऊपर तो नहीं चढ़ सकता। तो मुझे कैसे, मतलब कैसे हम टूल यूज कर सकते हैं, तो ट्रायंगुलर मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये टावर है, टावर, ठीक है, तो टावर है, और मैं मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं। एक आपने देखा होगा एलिवेटर, एक नाम होता है आपके ज्योमेट्री में, एंगल ऐसा ऊपर नीचे करने के लिए डी वाला होता है ना एक, आपने प्रोजेक्ट भी किया होगा उसके ऊपर। एक लेजर बीम डालते हैं, फिर एंगल सबटेंडेड कितना है, वो आपने मेथड भी देखा होगा, प्रोजेक्ट भी किया है इसके ऊपर। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक डी है रखी हुई, ठीक है, डी पता है सबको एंगल होता है इसके ऊपर, और यहाँ पे एक क्या किया मैंने, इसके हाइट के ऊपर इसको फोकस कर दिया। अब फोकस करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आएगा, दैट इज थीटा। ये हाइट ऑफ द टावर है, और दिस इज नथिंग बट द एक्स, दैट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन और ऑब्जर्वर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये एक मेथड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज एच, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। दूसरा होगा एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, और थीटा क्या है, एंगल। तो क्या रिलेशन मिलता है आपको, देखो ये पता है, ये पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा है, बेस है, ये क्या है, हाइट है। तो हमें पता है रिलेशन, बेस और हाइट पता है, तो हम कोई थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा क्या कुछ तो भी होता है ना उसमें रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, पता है कुछ ज्योमेट्री में रिलेशन क्या होता है, पता है कि नहीं है, कुछ होता है बेस और हाइट में रिलेशन होता है, tan थीटा कुछ होता है, tan थीटा होगा, tan थीटा क्या आएगा आपका, tan थीटा क्या होता है, तो एच अपॉन एक्स हो जाएगा, एच अपॉन एक्स हो जाएगा, यस और नो। हाँ चलो ठीक है, एच अपॉन एस, एक्स आ जाएगा। हाँ, तो इससे एक्स हमें पता क्या करना है, हाइट पता करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट, एच इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, थीटा एंगल सबटेंडेड होगा, तो एक्स इंटू tan थीटा इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे कुछ हमने डायरेक्ट मेथड यूज की है, नहीं की है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम मेजर नहीं कर सकते स्केल लेके, तो पहले हमें एंगल कैलकुलेट करना पड़ा, फिर डिस्टेंस मेजर करना पड़ा, फिर फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, तब जाके मिला। लेकिन अगर मुझे इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, इस पेन की अगर लेंथ मेजर करनी है, तो मुझे स्केल डायरेक्टली मैं इसके ऊपर प्लेस करके मेजरमेंट ले सकता हूँ, तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई मेथड नहीं कि हम डायरेक्टली मेजर कर सके। हियर व्हाट वी आर हैविंग, we have to know the x, we have to know the theta, then and only then we are able to find out the h। तो ये दोनों मेथड है, एक ट्रायंगुलर मेथड एंड सेकंड इज पैरेलक्स मेथड। दीज आर द टू मेथड व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस एंड हाइट। ये तो लॉन्ग डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए होता है, और ये हाइट ऑफ द टावर के लिए होता है। बात समझ में आई, ओके। तो अब आगे जाते हैं, आगे हम जाते हैं एरर के ऊपर। अब एरर देखना है हमें अच्छी तरह से। तो ये कुछ एरर देखने हमें, अर्थमेटिक मीन देखना है,
एक एब्सोल्यूट एरर देखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर देखना है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इस तरह से देखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। होगा आपका पहले मीन, मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू सबको पता है क्या होता है। अगर मैं कंसिडर करता हूँ लेट, अब देखो कोई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सपोज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, पहला लिया, एक मेजरमेंट लिया, फिर दो लिया, तीन लिया, चार लिया, ऐसे मैंने 10 मेजरमेंट लिए। तो 10 की वैल्यू सेम आएगी इसकी गारंटी नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग द एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट लेते वक्त आप सब रीडिंग सेम आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, तो आई विल नॉट गेट द सेम रीडिंग फॉर ऑल मेजरमेंट। तो व्हाट आई विल डू, मुझे तो पता नहीं है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, क्लियर है कि नहीं है। तो 10 रीडिंग में से करेक्ट कौन सा ये पता नहीं है, बिकॉज आई एम टेकिंग द रीडिंग 10 रीडिंग्स एंड आई एम गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स एट 10 टाइम्स। तो out of that 10 which is a correct reading, I don't know. So for that purpose what we are doing, we are taking the mean of that value, correct or not? तो मैं मान लेता हूं कि while let the measurements are, हम जनरल कर देते इसको, measurements are a1 a2, a1 a2 क्या है, रीडिंग्स है, सपोज a3 a4 डॉट 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 n रीडिंग लिए मैंने, ठीक है। then the mean value of मीन वैल्यू ऑफ किसकी, इस मेजरमेंट की, मीन वैल्यू ऑफ एन मेजरमेंट इज, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए मीन कितना होगा, पता है सबको कैसे निकालते हैं मीन, कोई बताएगा कैसे निकालते हैं मीन। अरे कोई बताएगा मीन कैसे निकालते हैं। ओके करेक्ट, वेरी गुड। तो ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस अप टू an, सम ऑफ ऑल रीडिंग्स डिवाइड बाय, और सम ऑफ ऑल मेजरमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम ले लेता हूँ, यहाँ पर भी कैपिटल वो कैपिटल एम, ठीक है। तो कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है। ये क्या मिला आपको, ए मीन। तो पहला हो गया हमारा ए मीन। अब दूसरा देखना है हमें एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए मीन मतलब क्या होगी, दैट इज नथिंग बट द सिंगल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ओम्स लॉ करना है, मुझे रेजिस्टेंस दिया है अननोन, मुझे तो उसकी वैल्यू पता नहीं है, बट आई एम डूइंग द एक्सपेरिमेंट। एंड मैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैंने उसके 5-6 रीडिंग लिए, 6 रीडिंग मुझे अलग अलग मिले, बट जो रेजिस्टेंस मुझे दिया था उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं थी, मुझे एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट करनी थी। सो व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आई एम टेकिंग द रीडिंग्स, मेजरमेंट आई एम टेकिंग, आई हैव टेकन द 5 to 6 रीडिंग, बट आई एम गेटिंग all 6 readings are different, then out of that 6 what will be the correct reading, I don't know. So for that purpose what we are doing, we are taking the mean of that value. So mean मिला, तो mean कितना है आपका, ये mean कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये mean कैलकुलेट करने के बाद हम बोल सकते हैं that is nothing but the value of resistance। जो रेजिस्टेंस हमें नॉन रजिस्ट अननोन रेजिस्टेंस दिया था उसकी वो वैल्यू हो सकती है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। तो अभी हमने तो 6 मेजरमेंट लिए, लेकिन रीडिंग लेने के बाद जो मीन वैल्यू निकाली वो तो एक ही निकली है। इसका मतलब सभी मेजरमेंट में कितना एरर होता है वो हमें निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो पहले देख लेते हैं, तो एरर किस में आएगा, पहले रीडिंग में कितना एरर था, दूसरे रीडिंग में कितना एरर है, तीसरे रीडिंग में कितना है, फोर्थ में कितना है, ऐसे nth रीडिंग में कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हाउ वी कैन राइट ए मीन माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए वन। डेल्टा ए वन इज वॉट, एरर इन ए वन मेजरमेंट, एरर इन ए वन मेजरमेंट। उसी तरह से सेकंड मेजरमेंट होगा ए टू, तो डेल्टा ए टू क्या होगा, ए मीन माइनस ए टू। अगर मुझे तीसरे मेजरमेंट में निकालनी है तो ए थ्री, डेल्टा ए थ्री इज इक्वल टू ए मीन
माइनस A3। इसी तरह से मैं डॉट डॉट करके आगे लास्ट तक जाता हूं तो मुझे nth रीडिंग मिलेगा, तो an इज इक्वल टू a मीन माइनस nth रीडिंग। अब इसकी मीनिंग क्या है, देखिए ये क्या है आपका ट्रू वैल्यू माइनस, हमने देखा था डेफिनेशन किसका, एरर का, कि एक्चुअली ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज नथिंग बट द एरर। पर यहाँ पे ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ट्रू वैल्यू निकाली है मीन वैल्यू निकालने के बाद। तो मीन वैल्यू मतलब हम मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू है, तो मीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कौन सी हमारी A1 रीडिंग, A2 रीडिंग, A3 रीडिंग, A4 रीडिंग, इस तरह से nth रीडिंग। तो इसी तरह से हमने ये लिए, तो ये क्या हुए आपके एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिफरेंस, it is the difference between mean value and measured value। बात समझ में आई? यस और नो? ओके, अभी ये हो गया आपका इंडिविजुअल एरर हो गया सब रीडिंग में। अभी हमें टोटल एरर निकालना है पूरी रीडिंग में कितना, तो इसका मीन लेंगे, तो हम इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हम लिखा लेते डेल्टा ए मीन, क्योंकि डेल्टा हमने क्या लिखा था, एरर के लिए लिखा था एब्सोल्यूट, तो मीन वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ए मीन, यहाँ पे होगा मॉड ऑफ डेल्टा A1, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A1 रीडिंग प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग। इस तरह से हम करेंगे n रीडिंग तक, तो डेल्टा ए n, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स आर n। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपका जो फाइनल वैल्यू बनेगी, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू रहेगी, तो वो क्या रहेगी, डेल्टा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये क्या हुई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि आपको जो रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग होगा ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस सर्टन अमाउंट ऑफ एरर विच इज देयर। अब देखिए एरर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू है उससे थोड़ा कम तो माइनस में आएगा, और उससे थोड़ा ज्यादा तो प्लस में आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। बात समझ में आई? तो दैट इज नथिंग बट द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। तो ये होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, तो अब हमें देखना है नेक्स्ट वन, दैट इज रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ mean absolute error, absolute error to mean value, to mean value। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ठीक है, ये होगा रिलेटिव एरर। अब आगे देखना है हमें परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर को, तो परसेंटेज एरर दैट इज रिलेटिव एरर इंटू 100। मतलब क्या होगा, डेल्टा ए मीन upon a mean into 100। So this is nothing but the percentage error। So these are the formula to find out the relative error, percentage error, mean absolute error and mean value। बात समझ में आई? yes or no? ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं तो पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करने का, और उसमें कुछ रीडिंग्स मैंने लिए टाइम मेजरमेंट की। तो मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल y
the measurement of time period of simple pendulum are 2.03 second, 2.04 second, 2.11 second and एक दो तीन चार ले लेते हैं 2.09 second and 2.10 second. Then find relative and परसेंटेज एरर. मैंने यहाँ पे परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजरमेंट का. तो मैंने कितने रीडिंग्स लिए, 5 रीडिंग लिए. जो रीडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो 5 रीडिंग लेने के बाद पहला रीडिंग मुझे मिला है 2.03 सेकंड, दूसरा टाइम पीरियड मिला है 2.04 सेकंड, बाद में मिला तीसरी रीडिंग में 2.11 सेकंड, चौथा रीडिंग मिला मुझे 2.09 सेकंड, पांचवा रीडिंग मिला 2.10 सेकंड. तो मुझे 5 रीडिंग मिले डिफरेंट. तो इसमें से करेक्ट वैल्यू क्या होगी वो तो मुझे निकालना है, और करेक्ट है तो उसमें एरर कितना है वो भी मुझे निकालना है. तो मैं रिलेटिव एरर निकालूंगा और परसेंटेज एरर निकालूंगा. तो कैसे निकालना देख लेते हैं. तो सबसे पहले मेथड क्या होगी, हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो मीन वैल्यू क्या होगी, ए मीन. बताओ. तो ए की जगह हम लिख लेते टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं इसलिए टी मीन, टाइम पीरियड मीन. क्या होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. सम ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब कितना होगा, 2.03 प्लस 2.04 प्लस 2.11 प्लस 2.09 प्लस 2.10. ये हो गई पूरी वैल्यूज. डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5. इसको कैलकुलेट करेंगे. देखिए क्या होगा, 0 9 10 14 17, 17 का हो गया 7. ठीक है, बचा 1 2 3 हो गया 3, 2 4 6 8 10. 10.37 डिवाइड बाय 5. इसको डिवाइड करने के बाद सॉल्व कर लेते क्या आता है. तो 5 टू जार 10, पॉइंट मिला, पॉइंट के बाद 3 आया, 0 आया, 37 आया, तो कितना होगा 6, 0.7, 35 हो गया. 35 के बाद बचा 220, तो 4 आ गया. अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट. मुझे बताओ ये कैलकुलेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बताओ. लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, फोर. बताओ बताओ कौन सा फोर है. नंबर दिख रहे हैं आपको, ऊपर है 2.03, 2.04, 2.11, 2.09, 2.10. ये नंबर से हमारे कितने सिग्निफिकेंट है उसमें, ऑल नंबर्स आर 3 सिग्निफिकेंट है ना. हाँ, तो फिर यहाँ से 4 और 5 कहाँ से आ रहे हो आप. हम जो कैलकुलेशन में कल मैंने बताया था आपको, नहीं आंसर की नहीं बात कर रहा हूं मैं. आंसर तो 4 सिग्निफिकेंट पे आ रहा है, बराबर है. आंसर वी आर गेटिंग 4 सिग्निफिकेंट, बट एक्चुअली इन कैलकुलेशन हमने कल डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि आपको जो भी दिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर देखना है. तो हमारे कैलकुलेशन में ये नंबर पे सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, 3 है ना. तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, 3. लेकिन यहाँ पे कितना मिला है, यहाँ पे कितना मिला है, यहाँ पे कितना मिला है, फाइनल आंसर कितना सिग्निफिकेंट मिला है, 5. अरे 2.074 कितना सिग्निफिकेंट है, ये तो यस मतलब सेकंड है.
4 है, लेकिन कैलकुलेशन में लिस्ट करना है, सेकंड होता है, यस मतलब सेकंड यूनिट है, ठीक है। 5 नहीं है, एससीसी दिख रहा है ना, एससीसी लिखा है यहाँ पे, तो 2.074 हो गया, ये है हमारा नंबर, ये 4 है और हमारे कैलकुलेशन में 3 है, तो हमारा आंसर कितने में आना चाहिए, 3 में आना चाहिए, क्योंकि लिस्ट सिग्निफिकेंट लेना पड़ता है। तो 3 में लाने के लिए इसको राउंड अप करने के बाद क्या आंसर आएगा, 2.07, ये 5 से कम है ना। 4 इज लेस देन 5, तो राउंड अप करने के बाद लास्ट डिजिट इलिमिनेट कर दो, अगर 5 से ज्यादा होता तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते एक से, लेकिन ये नंबर नहीं, तो ये मिला आपको सेकंड। तो ये हो गया 2.07 सेकंड, ये हो गया मीन वैल्यू। अब हमें देखनी है दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारी, एब्सोल्यूट एरर देखने। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, मीन वैल्यू कितनी मिली 2.01, तो हमारा पहला रीडिंग होगा डेल्टा टी1, डेल्टा टी1 इज 2.07 माइनस 2.03, पहले रीडिंग क्या आएगा इसका आंसर, डेल्टा टी2 रहेगा आपका 2.07 माइनस 2.04, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तीसरा रहेगा, आप निकाल के जाओ, मुझे आंसर बता दो बाद में, 2.07 माइनस 2.11 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे, डेल्टा T4 2.07 माइनस 2.09, इसका आंसर निकाल लेंगे, और डेल्टा T5 होगा हमारा 2.07 माइनस 2.10, इसका आंसर निकाल, बताओ पहले का आंसर कितना आएगा, 2.07 माइनस 2.03, 0.04, ठीक है। दूसरा 0.03, तीसरा माइनस में आएगा 2.07 माइनस 2.11, माइनस में आएगा आंसर 0.04, बराबर है, ये भी माइनस में आएगा 0.02, ये आएगा माइनस में आएगा ये 0.02, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ, हाँ ठीक है, अब माइक बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग्स आपको निगेटिव मिले, कुछ रीडिंग्स आपको पॉजिटिव मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिले, कोई मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से कम मिले, तो हम माइनस प्लस कभी नहीं पकड़ते, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए जब हम मीन निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का, तो हमेशा निगेटिव की जगह पॉजिटिव वैल्यू लिखे, क्योंकि मैंने मॉड लिया था, मॉड का मतलब क्या होता है, निगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो फाइनल हमें निकालना है डेल्टा टी मीन निकालना है, तो कितनी कितनी वैल्यू मिली, 0.04 प्लस 0.03 प्लस, माइनस भी है तो प्लस करना है क्योंकि एरर है ये, मैग्नीट्यूड हमने फॉर्मूला जो लिया था उसमें ऐसा लिखा था डेल्टा A1, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे होगा 0.03, तीसरा है हमारा 0.04, चौथा है हमारा 0.02 और पांचवा है हमारा 0.03, इसको डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, 5। अब देख लेते क्या आता है, चलो ठीक है, अब दिख रहा है, चलो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो रीडिंग्स आए हमें, तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर मिलता है सबका सम कर दिया, माइनस भी है तो ऐड करना है, ध्यान में रखिएगा, एरर कभी माइनस नहीं होता है, वो हमेशा ऐड ही होता है सब वैल्यूज, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, 3 2 8 5 9, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 4 16, मतलब 0.16 डिवाइड बाय 5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे क्या आता है देख लेंगे, क्या आएगा बताओ, अगर ये समझता नहीं तो 16 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में पॉइंट शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो 5 3 जार, ठीक है, 5 3 जार 15, बचा एक, बचा एक तो 10 हो गया, तो 2, ये हो गया 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.032 हो जाएगा सेकंड,
कितना आया टी मीन, डेल्टा टी मीन कितना आया 0.032, 0.032 आ गया, बराबर है। ये मिला आपको डेल्टा टी मीन। अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी मीन। अरे स्पीकर बंद करो रे, आवाज आ रही है। 0.032 डिवाइड बाय मीन वैल्यू कितनी है आपकी 2.7, ये आई थी ना राउंड अप करने के बाद, ये हमारी टी मीन की वैल्यू थी 2.07, 2.07। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा। इसको कैलकुलेट करना है इस बॉक्स को, ठीक है। तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिलेगा आपको। इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना, 0.032 डिवाइड बाय 2.07, जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी रिलेटिव एरर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो इस तरह से आपके ये क्या होंगे, कैलकुलेशंस होंगे। तो ये आपको समझ में आया कैसे निकालना है। ऐसे कितने भी एग्जांपल दिए तो आपको क्या करना है, पहले सबका मीन निकालना है, फिर मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल रीडिंग माइनस करना है, फिर जितना भी एरर मिलता है सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग करना है, तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। उसके बाद रिलेटिव को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू से डिवाइड करना है, तो रिलेटिव एरर मिलेगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द टाइप ऑफ एरर्स। तो एरर एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिवीजन में होता है। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला वैसा भी आ सकता है, जैसे देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ प्लस 2 टाइम्स एल प्लस बी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। किसी रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है ना, लेंथ प्लस बी इंटू 2, चारों साइड का सम। ये सब नो, तो यहाँ पे जो भी लेंथ अगर हम मेजर करते हैं किसी रेक्टेंगल की या फिर ब्रेथ मेजर करते हैं, तो उसमें अगर एरर आता है तो ये क्या हुआ, आपका सम में आया एरर। कोई फॉर्मूला ऐसा होता है कि जिसमें माइनस होता है, कोई फॉर्मूला ऐसा होता है कि जिसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो अगर हमने मास मेजर किया और एक्सेलरेशन मेजर किया तो हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। किसका स्टिकर ऑन है? तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, फोर्स की वैल्यू मिलेगी जब हम मास और एक्सेलरेशन मेजर करेंगे। बट मास एंड एक्सेलरेशन कैसे, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में एरर कुछ अलग तरीके से होता है, एडिशन में एरर कुछ अलग तरीके से होता है, डिवीजन में एरर कुछ अलग तरीके से होता है, सब्ट्रैक्शन में कुछ अलग तरीके से होता है। तो ये हमें थोड़ा सा देखना है कि टाइप ऑफ एरर कैसे कैसे होगा। तो हम पहला देख लेते हैं, एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, एडिशन में एरर क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास दो रीडिंग, दो पैरामीटर्स है। लेट देयर आर टू मेजरमेंट, टू मेजरमेंट, ठीक है, दो मेजरमेंट है, ए एंड बी। ये दो वैल्यूज है हमारे पास, ए एंड बी। और हमारा जो फाइनल वैल्यू होती है वो होती है जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, मतलब प्लस माइनस दोनों लिखना है, एरर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो देखिए, अब अगर मैं ये मेजर करना चाहूं तो मुझे करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो पहला लिखते मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ए क्या होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो जाएगी। दूसरी मेजर्ड वैल्यू ऑफ, मेजर्ड वैल्यू बी, वो कितनी होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसका मैं थोड़ा मीनिंग बता देता हूं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी क्या है। अब ये क्या है, आपका एक्चुअल रीडिंग है, मतलब मीन वैल्यू होगी, और डेल्टा ए डेल्टा बी क्या होगी, एरर होगी। जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो कौन गारंटी देगा कि आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ तो एरर उसके अंदर ऐड होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ए के अंदर थोड़ा सा एरर, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो हम मान लेते हैं कि
थोड़ी वैल्यू मतलब कुछ एरर उसके अंदर ऐड हो गया या फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कम आया फिर ज्यादा आया, मतलब 10 वैल्यू थी ओम की तो मुझे 10.1 मिला, मिल भी सकता है या फिर 9.9 भी मिल सकता है, पता नहीं कितना मिलेगा, तो डिपेंड कर रहा है। तो हमने दोनों कंडीशन ले ली, एक तो प्लस भी मिलेगा या माइनस भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा बी वैल्यू मेजर की, उस टाइम में भी हमें ऐसा दिखा कि बी में जो मेजरमेंट लिए हमने, तो बी वाले में एरर कुछ बी मिला है, उसके अंदर डेल्टा बी होगा, तो कुछ एक्चुअल वैल्यू है उसमें कुछ एरर ऐड होके आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों जो वैल्यू है जेड वाली, वो जेड वैल्यू वैल्यू क्या है, जेड वाली में दोनों हमारे मेजरमेंट्स है ए एंड बी, तो फाइनल इसमें कितना एरर आएगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी है, दो वैल्यू का एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, तो जेड में बी एरर आ जाएगा, सो द एरर इन जेड क्या होगा, डेल्टा जेड। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, हेंस फाइनल इज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मतलब जेड एक्चुअल वैल्यू होगी, डेल्टा जेड क्या होगी आपकी एरर होगी, दोनों की वजह से ऐड होने वाला। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये होगी ए मेजर्ड वैल्यू, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये अलग मेजर्ड वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए, यहां पे प्लस लेके बी कर देता हूं, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, ठीक है, यहां पे होगा प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, जेड है, देखिए यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस माइनस बी हो गया, प्लस है सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेते हैं प्लस, ये प्लस हो गया और प्लस ये वाला इसके साथ एडिशन हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। अब देखिए आप, जेड इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों एक साथ ले रहा हूँ, तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेथड सेम है, तो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, जेड और ए प्लस माइनस बचा क्या है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब जो भी जेड में एरर आएगा वो एरर इन ए प्लस एरर इन बी होगा। बात को समझिए क्या होगा, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, एरर जो होगा जेड, जेड में जो एरर आएगा डेल्टा जेड, वो दोनों का सम होगा, किसका, ए में आया हुआ एरर और बी में आया हुआ एरर, सो दिस इज नथिंग बट द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरर इन समेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, ऐसा नो, ओके। तो बाकी वाले एरर जो है हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का उसका डायरेक्ट फार्मूला दूंगा और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेंगे क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आज यही रुक जाते हैं।